अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अरे अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अरे है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। अगर है तुझ में दम तो उसे पा करके दिखा। और लिख दे अपने खून पसीना से अपने कामयाबी की कहानी। और लिख दे अपने खून पसीने से अपने कामयाबी की कहानी। और कह दे उस किस्मत से दम है तो उसे मिटा कर दिखा। देखिए, अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो करने का साहस है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे मनुष्य ही तो सब कुछ करते हैं ना। तो चलिए, आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बड़ा ही उत्साह है। चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्लास में। सीधी बात, नो बकवास। क्लास है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी ग्रीन मतलब हरा और रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर एक चीज को समझिएगा। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हरित क्रांति को पढ़ने वाले हैं। क्रांतियां तो बहुत प्रकार की है। क्रांति में चलिएगा तो पीली क्रांति भी आता है, लाल क्रांति भी आता है, नीली क्रांति भी आता है, भूरी क्रांति भी आता है। ये अनेक प्रकार की क्रांतियां आती है, लेकिन जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हम लोग का हरित क्रांति। और एक आता है सफेद क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो लगलिए हम लोग पढ़ेंगे दोनों को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति को। तो आज हरित क्रांति के क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बोले? सीधी बात, नो बकवास। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट क्लास। चलिए देखिए, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग हम लोग देखिए, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर सीखना है ना, सीखना है तो साथ साथ चलना पड़ेगा और साथ साथ ही रहना पड़ेगा। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर आते हैं एक लाइन दो लाइन पढ़ते हैं और बोलते हैं कि क्या समझ में आ रहा है। अरे थोड़ा सा आगे तो चलो भाई, आगे चलिएगा तब ना आपको पूरा कहानी समझ में आएगा। और देखिए, हम इसको ऐसा एक कहानी बना करके आपको दे देंगे, लगेगा कि आपने एक फिल्म देखा है। और फिल्म तो देखते देखते सारा याद हो जाता है, राइट। चलिए देखिए, यहाँ पे हरित क्रांति शब्द का प्रयोग। देखिए, ये शब्द के प्रयोग के बारे में बात बोल रहा है। तो 1940 और 1960 के दशक यानी कि काल में क्या हुआ था? विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था। देखिए, एक विकसित देश होता है और एक विकासशील देश होता है। हम दोनों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज को देखेंगे कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, कि इस समय कृषि के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक तकनीकी और उपकरण के प्रयोग पर बल दिया गया। हरित क्रांति, हरित क्रांति में सबसे पहले एक सूक्ष्म तरीका से समझ लीजिए कि हरित क्रांति में जो भी गेहूं था, धान था, इसके पैदावार में बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुई थी। इतना ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुई थी ना कि मैंने आपको क्या बताया गया। भारत उस समय पहली बार आत्मनिर्भर हुआ था अनाज के मामले में। नहीं तो पहले क्या होता था कि पहले भारत के यहाँ खेती होती ही नहीं थी, कोई भी तकनीकी डेवलप थी ही नहीं। तो इसीलिए भारत को पहले भीख का कटोरा भी कहा जाता था, ठीक ना। हम देखेंगे आगे उसको। तो यही देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि इस समय कृषि के पारंपरिक तरीकों को। तो पारंपरिक तरीका क्या होता है भाई? अरे पारंपरिक तरीका क्या होता है? जैसे पारंपरिक हो गया कि हम लोग के पूर्वज इस खेत में गेहूं बोए हैं ना, हम वो में गेहूँ बोएंगे। अरे भैया, पहले जांच करो उस मिट्टी का कि मिट्टिया में क्या होने वाला है। गेहूं होगा, धान होगा, कंदा होगा, बंदा होगा, गोभी होगा, कौची होगा। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। एक बात बताइएगा कि आपको मान लीजिए कि घाव हुआ है, घाव हुआ है, कपारबत्ती का दवाई खा रहे थे। कपारबत्ती की दवाई खाने से घाव ठीक हो जाएगा? नहीं ना। तो सबसे पहले मिट्टी की उर्वरा शक्ति का जांच कीजिए कि मिट्टी में कौन सा उर्वरा शक्ति की कमी है और उसको दीजिए, और तब उसमें खेती कीजिए किसी भी प्रकार का। तब देखिए उसमें कैसा खेती उपजता है आपका। तो उस समय वैज्ञानिकों ने इस पारंपरिक तरीके को हटा करके नए संकरण के बीज को अपने से उसको क्या किया, लैब में ले जाकर के बीज को नए तरीका से क्या किया, क्रॉस करा करके एक नया एक उच्च किस्म यानी उच्च नस्ल का क्या किया, बीज को बनाया। तो आप जानते हैं अभी देखिएगा ना, कितना लोग पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, ना के बराबर हो गया है। सब लोग हर साल हाइब्रिड का खेती कर रहा है। हाइब्रिड धान, हाइब्रिड गेहूं, हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड। आने वाला समय में लग रहा है कि सब बच्चों हाइब्रिड का होगा ना। और देखिए हाइब्रिड का हो ही गया है।
तो खैर छोड़िए, हम लोग हरित क्रांति को सीख रहे हैं तो हरित क्रांति को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि पारंपरिक तरीकों को हटा करके नया तकनीकी लाया गया और उच्च किस्म के जो बीज है उसको खेत में बुआई किया गया, ठीक ना। तो वहाँ से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, हम लोग के अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। ओके, यहाँ देखिए, और उपकरण का होता है भाई, उपकरण क्या होता है, पहले होता था कि हम लोग कुदाल से, फावड़ा से क्या करते थे, खेत को कोड़ देते थे। और ये तरीके गिर गया नीचे, क्या करते थे, कुदाल से उसको क्या करते थे, खेत को खुदाई करते थे। अब देखिए नया तकनीकी क्या आ गया, हल बैल आ गया, हल बैल के बाद से ट्रैक्टर आ गया। अब ट्रैक्टर में भी देखिएगा ना, ट्रैक्टर में क्या हो गया है कि पहले ट्रैक्टर आता था ना कि मुश्किल से 5 फीट का उसका हॉर होता था, ऐसे होता था, इतना ही जोतते जाएगा। अब तो लग रहा है कि 10 फीट का हॉर आ गया। तो बताइए कि तकनीकी में सुधार, उपकरण में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। जो खेत, 1 कट्ठा खेत कोड़ने के लिए पहले अगर मान लीजिए कि 3 घंटा लगता था, 1 कट्ठा खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर से मुझे नहीं लगता कि 5 ही मिनट से ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ पे आपका 55 मिनट का बचत हुआ। तो कहने का मतलब उस समय में और भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपकरण क्या हुआ, डेवलप किया गया। पहले दवा को छिड़कने के लिए हम लोग देखे हैं, ठीक ना, ऐसा ही होता था। पहले बाल्टी वगैरह में मतलब दवा को घोर करके ऐसे डाल करके ऐसे क्या करते थे, सब छींटता था। लेकिन उसके बाद से देखिए हाथ मशीन आया, ऐसे छींटने वाला आया, ठीक ना। लेकिन उसको भी हटा दिया और नया उपकरण आया। इस प्रकार से पीछे एगो लाद लो, ऐसे देखिए इधर ऐसे ही लाद लो और उसके बाद से क्या, दवा का छिड़काव करो। अब देखिए उस उपकरण को सुधार करके क्या लाया गया, अब तो हाथ में पकड़ो, ऐसे हाथ में पकड़ लो और बटन टिप दो, ऐसे करो, एकदम कोनो दिक्कत नहीं है। अभी जाइएगा बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हरियाणा में जाइएगा, पंजाब में जाइएगा ना, तो वहाँ पे देखिएगा दवा का छिड़काव कैसे होता है। बाइके पर सब सेट करता है, ट्रैक्टरे पर सब सेट कर देता है, एकदम 10 मिनट के अंदर वो 1 बीघा छींट देता है। तो ये सब उपकरण में सुधार हुआ। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, हर चीज़ में सुधार होते जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग पढ़ाई में भी सुधार कीजिए। ओके, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए उपकरण और पारंपरिक तरीके को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए और आगे चलते हैं। 1967 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय, देख बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा कि श्रेय किसको जाता है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर बोरलॉग को जाता है। ये हरित क्रांति के क्षेत्र में काम किए, उसके चलते भी इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इसीलिए इन्हें बोला जाता है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर बोरलॉग। इनका टोटल नाम है, माने पूरा नाम है कि नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में क्या किया था, हरित क्रांति के क्षेत्र में बड़ा ही विस्तार किया और इसी के लिए इनका श्रेय जाता है यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछता है हम भारत के वासी है तो भारत में किसने किया हरित क्रांति का आविष्कार, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में MS स्वामीनाथन। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि प्रोफेसर बोरलॉग जितने इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है भारत के लिए MS स्वामीनाथन। क्लियर हुआ। देखिए सिर्फ रटने का नहीं, आने का यहाँ पे तो समझने का भी और लिखने का, इसको नोट्स बनाने का, ठीक ना। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक दिमाग में रहता नहीं है और इसको बना लीजिएगा ना, एक बार बना लीजिएगा तो समझिए फाइनल आपका हो गया वो, और जब मर्जी तब उसको एक बार पलट के देख लीजिए, आपके दिमाग में फिट रहेगा। चलिए अब देखिए कुछ जान लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। इन्होंने क्या ऐसा काम किया, कौन से तकनीकी को अपनाया कि इन्होंने क्या किया, हरित क्रांति के क्षेत्र में इतना विस्तार कर दिया भाई कि अनाज के उत्पादन में बहुत सारी बढ़ोतरी हो गई। तो जान लेते हैं उसको भी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि गेहूं की प्रजाति, एक बौनी प्रजाति को लिया, ठीक ना, एक बौनी प्रजाति को लिया। और बौनी मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, मान लीजिए जैसे गेहूं पकड़ा हुआ है तो ये बौनी हो गया, और यहाँ पे करते हैं हम क्यों चीज, देखिए ये बौनी हो गया, ये लंबी हो गया, ठीक ना। तो इन्होंने सबसे पहले बौनी प्रजाति को उठाया, ठीक ना। और बौनी प्रजाति को उठाया तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि गेहूं का गुणसूत्र कितना होता है। तो भाई गेहूं का गुणसूत्र जो होता है ना, तो गेहूं का गुणसूत्र होता है कितना, 14 होता है,
इन्होंने क्या किया कि गेहूं के गुणसूत्र जो 14 थे ना ओकरा के बढ़ा दिया। अब कहेंगे भैया कैसे बढ़ा दिया? तो राजकुमार और राजकुमारियों ध्यान देना इस पे कि 14 था, लेकिन बरलॉग जी ने क्या किया, कालचीसीन का प्रयोग करके गेहूं के गुणसूत्रों में यानी ये क्या किए, 42 को कर दिए। पहले कितना था? 14 था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको बढ़ा करके 42 कर दिया। लगभग 3 गुना बढ़ गया ना। 14 या 42 ना होता है जी? हाँ ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए पहले 14 था और बढ़ गया, तो उसके बीज में, उसके पैदावार में और भी ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो अब कोई पूछता है कि आखिर भैया मान लीजिए कि बरलॉग जी को माना जाता है जनक विश्व में, तो उन्होंने क्या किया था, तो जो गेहूं का प्रजाति लिए थे ना, तो गेहूं का जो प्रजाति लिए थे तो उस पर क्या किए थे, सबसे पहले 14 था, तो सोचे कि गुणसूत्र को बढ़ा के पहले चेक करते हैं क्या पैदावार में वृद्धि होती है। तो जैसे उन्होंने गुणसूत्र को बढ़ाया और खेत में ले जाके बुआई किया, उसके बाद से देखे कि अरे तेरी खीरे, वो बढ़ा करके हम जब दिए कालचीसीन का प्रयोग करके, कालचीसीन याद रखिएगा, प्रयोग किए, तो उसके बाद से क्या हुआ, गेहूं के पैदावार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया है, यहाँ पे उसको डिनोट नहीं की है रेड से, आप देख लीजिए। हरित क्रांति का लक्ष्य क्या था? हरित क्रांति, देख बाबू, कोई भी कुछ करता है, कोई भी पढ़ता है, तो उसका अपना क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप भविष्य में कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसे वैसे रास्ते को भटकते रहिएगा। तो सबसे पहले अपना एक गोल सेट कीजिए, क्योंकि जब तक गोल सेट नहीं कीजिएगा ना, तब ऐसे भटकते रहिए, कोई फायदा नहीं है। तो गोल को सेट कीजिए और अपना काम उस क्षेत्र में स्टार्ट कीजिए और कामयाबी के उस शिखर तक जाइए, जिससे आपके माता पिता इतने खुश हो जाए कि हमने एक पुत्र को जन्म दिया है, कपूत को नहीं। आप लोगों से विनती है कि आप लोग घर पे पढ़ाई कीजिए, जहां पर भी है वहां पर पढ़ाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हरित क्रांति का लक्ष्य क्या था? हरित क्रांति का लक्ष्य था चावल में और गेहूं में हरित क्रांति यानी कि फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी। तो हरित क्रांति में जो फसल को चुना गया ना, तो धान को चुना गया और किसको चुना गया, धान को चुना गया और गेहूं को चुना गया। इन दोनों के क्षेत्रों में इतना बढ़ोतरी हुआ, और धान से तो ज़्यादा भैया बढ़ोतरी हुआ था गेहूं में, ठीक है। और इसका लक्ष्य ही था कि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन, अब मान लो लक्ष्य तो होना चाहिए ना, तो लक्ष्य निर्धारित हुआ कि इन दोनों के उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी करना है कि भारत क्या बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भर का मतलब समझते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। भारत पहले था कि दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहता था कि दूसरा देश से अनाज आएगा तो हम लोग अपना भरण पोषण करेंगे, कुछ करना तो जानता था नहीं। तो अब देखिए कुछ लोग आए, ठीक ना, और यहाँ पे समस्या का समाधान किए। इन दोनों में कई गुना की वृद्धि हुई। किन दोनों में? चावल और गेहूं के पैदावार में कई गुना तक बढ़ोतरी हुई। जहाँ तक मुझे पता है शायद 500% तक की वृद्धि हुई थी गेहूं के पैदावार में। भारत इन दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना और इसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया था। अभी आप लोग को बताएं उन्नत किस्म क्या होता है। उन्नत किस्म को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक लोग जो होते हैं अपने ही लैब में अनेक प्रकार के प्रजाति से क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक ना। और क्रॉस करा करके उसमें से नया रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट जो निकला है उसमें से अच्छा पैदावार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको सबसे पहले देखता है। नहीं हो रहा फिर रख देगा, फिर दूसरा प्रजाति से रिप्रोडक्शन कराएगा, मैंने वही क्रॉस कराएगा। अब देखेगा कि क्या मतलब मेरा जो रिजल्ट आया है अच्छा है या नहीं है। अच्छा आ गया तो फिर उसको मार्केट में लॉन्च कर देगा। बात समझ गए? तो यही लक्ष्य था कि हमको जो धान है यानी कि चावल है और गेहूं है उसके पैदावार में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी करना है। तो वैसे भी आप ही अपना लक्ष्य रखिए कि हम एक लक्ष्य को बनाते हैं और तैयारी को आज से स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा दिन तो जो बच्चे लेते हैं। अब समझिए उनके बारे में हम क्या कहें। ये जनरल एक ऐसा एग्जाम है ना, एक ऐसा कंपटीशन है ना, सबसे पहले तो समझता है कि चलो इस बार हम अगर पास नहीं होते हैं, इस बार अगर मैंने सक्सेसफुल नहीं होते, अगला बार ट्राई करेंगे, अगला बार ट्राई करेंगे। तो ट्राई करते करते 7-8 सेशन निकल जाता है। अब देखिए मैट्रिक और इंटर में कितना अच्छा रहता है कि फेल कर गए तो फिर वही रह गए, ठीक ना।
उस प्रकार से इसमें क्या कर दे, फिर इसमें समस्याएं हो जाएंगी, बहुत सारे कंपटीशन में लड़के होते हैं, ठीक ना। खैर उसको छोड़िए, लेकिन मेहनत कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी भी एग्जाम को निकालने का हौसला रखिए अपने अंदर। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं, कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार। तकनीकी के बारे में तो भैया पहले ही बता चुके हैं, खास करके राजकुमार और राजकुमारियां अच्छा से समझेंगे। देखिए यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि, जो खेत में रसायन का प्रयोग किया जाता था ना, खाद का, डाई, पोटास, यूरिया, क्या क्या होता है, अनेक प्रकार की खाद आती है, ठीक ना, उसके प्रयोग में क्या किया गया, वृद्धि किया गया। उन्नत किस्म, नई किस्मों के बीज का प्रयोग किया गया। अभी आप लोग को बताए कि बीज को क्रॉस कराया गया और क्रॉस कराने के बाद से अच्छा उसमें से क्या रिजल्ट निकल करके आया, हमने क्या किया, खेत में उसी का प्रयोग किया। ओके, समझे ना। अरे समझे ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स मेरे लिए थोड़ी बनाया गया है, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए बनाया गया है कि अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कुछ कमेंट कीजिए अच्छा अच्छा, कि हमारा हौसला बढ़े और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो आप सबके लिए बनाऊं मैं। एनर्जी का काम करता है, जिस प्रकार से गाड़ी में पेट्रोल का काम करता है ना, पेट्रोल चलाने का काम करता है, उसी प्रकार से आप लोग का अच्छा अच्छा कमेंट हम लोग को क्या करता है, उत्साह को बढ़ाने में, एनर्जी को दोगुना करने में काम करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब उन्नत एवं नई किस्मों के बीज का प्रयोग। सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार। पहले क्या था, सिंचाई की सुविधाएं हमारे यहाँ उतनी नहीं थी, ठीक ना, तो उसके बाद से नहरीकरण को प्रारंभ किया गया। तो नहरीकरण से होता क्या है कि हर क्षेत्र से नहर गुजरती है और नहर से सिंचाई का साधन हम लोग का क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक ना। तो सिंचाई में भी बहुत सारा सुधार हुआ। अब देखिए भाई कि अगर सुधार सिंचाई में ना हो, तकनीकी में ना हो, उपकरण में ना हो और भूमि में ना हो, तो फिर ये हरित क्रांति आएगा कैसे, आएगा जी, नहीं आएगा। आगे देखते हैं, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, अरे ये वो फूल है जो भगवान को लगते हैं प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। देखिए बच्चे तो मन के सच्चे होते ही हैं, और आप लोग भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी मन के सच्चे ही होंगे, और मन को सच्चा रखिएगा ना तो कामयाबी के शिखर तक जरूर पहुंचिएगा, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलों का उगाना, ठीक ना। जैसे देखिएगा हम लोग के यहाँ क्या होता है, एक साल के अंदर एक ग्राफ बनाते हैं, एक साल के अंदर एक साल में धान भी उपजा लेते हैं, गेहूं भी उपजा लेते हैं, और उसको कुछ मिक्स कर देते हैं कि धान में हमको क्या कुछ और डाल देना है और गेहूं में हमको और क्या कुछ डाल देना है। तो एक साल में हम लोग क्या करते हैं, अनेक फसलों को उगा लेते हैं। तो अनेक फसल उगाएंगे तो हमारे अनाज में बढ़ोतरी होगी ना। अब एक साल में एक ही किस्म का उगा रहे हैं और एक साल में 2 किस्म का उगा रहे हैं, तो 2 बार बढ़ोतरी हुआ। चलिए तो हम लोग देखते हैं, हम लोग ये देख लिए थे कि एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलों को उगाना। अब देखते हैं आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग। जैसे अभी आप लोग को बताया कि पहले हम लोग कुदाल का प्रयोग करते थे, तो कुदाल के बाद से हम लोग हल का प्रयोग करने लगे, हल के प्रयोग के बाद हम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगे, और यही तो ट्रैक्टर क्या है, आधुनिक है भाई, ठीक ना। आधुनिक युग का ये नया खोज है जिससे हम लोग को बहुत सारे काम को क्या कर देता है, ये सब आसान कर देता है। तो वही है, समय को बचाता है कृषि के आधुनिक कृषि यंत्रों का। तो ये यंत्र हो गया, तो उससे हम लोग का समय का बचत होता है। उस समय में हम और भी बहुत सारे कार्य को मन क्या कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं कृषि सेवा केंद्र का स्थापना। तो कृषि सेवा केंद्र का स्थापना का मतलब ये हुआ कि जगह जगह पे एक केंद्र बनाया गया जहाँ पे लोग जा करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कृषि के बारे में जानकारी ले सकते हैं,
ठीक है ना, कि कृषि में हमको कैसे क्या करना है, कौन सी सेशन में कौन से फसल को उगाएं, हमारे मिट्टी में कौन सी उर्वरा शक्ति की कमी है। माने एक नहीं होता है कि जैसे डॉक्टर शिविर ला कर बैठता है किसको कौन सा बीमारी हुआ है, तो वहीं लोग जाते थे अपने मिट्टी का जांच कराते थे और माने पूछताछ करते थे, सजेशन लेते थे कौन से सेशन में कौन सा फसल को उगाया जाए जिससे ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी होगी। अब आपसे हम बोलते हैं कि जनवरी फरवरी में धान बोइए, जनवरी फरवरी में धान बोइए तो धान के पैदावार में बढ़ोतरी होगी। अरे भाई पागल है का, धान को बोने के लिए धान में जलोढ़ मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी यानी कि गीला गीला मिट्टी सब चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सावन में बोना पड़ता है ना, सावन से पहले बोना पड़ता है धान को, तो उसका अलग ही समय रहता है। चले थोड़ा सा इसमें डालते हैं, स्याही तनी खत्म हो गया है। हर सावन में लग गई आग। चलिए देखिए, यहाँ में दिया है कि कृषि सेवा केंद्र का स्थापना हुआ जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जाने, और किसानों की आय में वृद्धि। एक बात बताओ भैया कि कृषि आप लोग करोगे नया तकनीकी से करोगे, पहले के तकनीकी को पारंपरिक को छोड़ करके करोगे और नया तकनीकी को अपनाओगे तो ज़्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन होगा, और ज़्यादा मात्रा में जब अनाज का उत्पादन होगा तो उसको बेचिएगा तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, आय होगा ना। तो आय के मामला में भी क्या हुआ, वृद्धि हुई, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे अनाज के उत्पादन में भारत क्या हुआ, आत्मनिर्भर बना। हम आप लोग को बता दिए कि भाई ज़्यादा मात्रा में पैदावार होगा तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और हाथ नहीं फैलाए यानी कि हमारे लिए क्या है, अनाज पर्याप्त मात्रा में है, तो हम आत्मनिर्भर बने कि नहीं बने ना। तो वही बोल रहा है कि अनाज के उत्पादन में जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हुई तो भारत क्या हुआ, आत्मनिर्भर बन गया, ठीक ना। इसे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। भारत को अनाज के मामला में पहले भीख का कटोरा कहा जाता था, ठीक ना, और कटोरा लेकर के कहीं चला जाता था मांगने के लिए कि भाई हमको 2 क्विंटल 4 क्विंटल 10 किलो अनाज चाहिए। और क्या हुआ, जब एमएस स्वामीनाथन का ही देन है, ये क्या किए, ये एमएस स्वामीनाथन जी जो थे ना, ये चले गए किनके पास, प्रोफेसर बोरलॉग के पास गए और बोले कि हे प्रभु, हे गुरुजी, हमें कुछ शिक्षा दीजिए, हमारा देश क्या है अनाज के मामला में बड़ा ही पीछा है। तो वहीं से जा करके तकनीकी को डेवलप करके लाए कौन, एमएस स्वामीनाथन जी, यहीं से जाकर के तकनीकी को डेवलप करके लाए यहाँ पे, और क्या किए, यहाँ पर भी अनाज के उत्पादन में एक क्रांति लाए जिसे बोला गया हरित क्रांति। ओके, तो ये भीख का कटोरा भट चुका है, ठीक ना। अब दिया है हरित क्रांति के नाम नकारात्मक प्रभाव। देखिए भाई, हरित क्रांति आया ठीक है, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, नकारात्मक कुछ प्रभाव हुआ उसका। तो नकारात्मक प्रभाव में देखिए क्या हुआ, रसायनों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हुआ। तो देखिए ज़्यादा मात्रा में हम रसायन का प्रयोग करेंगे, ऐसे ही बोला गया है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग्स ऑलवेज हार्मफुल। कोई भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कीजिएगा वो हानिकारक ही होता है। ओके, रसायन के मामला में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में वृद्धि, तो रसायनों के अधिक प्रयोग से हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या हुआ, प्रभावित हुआ, और पर्यावरण भी प्रभावित हुआ, पेड़ पौधे पक्षियाँ सब कुछ प्रभावित हुए। ये नुकसान हुआ पर्यावरण को। हरित क्रांति आया ठीक, लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, ये अच्छा नहीं था, ठीक ना, ये प्रभाव था। हरित क्रांति से बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में रसायन के प्रयोग करना है, अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करना है, उपकरणों का प्रयोग करना है, तो छोटा मोटा किसान भाई कैसे खरीद पाएगा, गाय भैंस पालने वाला आदमी अब जाकर ट्रैक्टर कैसे खरीद पाएगा, उतना उन लोगों के पास इनकम का साधन उस समय नहीं था, ठीक ना। इसीलिए ये जब आया तो बड़े किसान थे और मझले किसान थे, उन लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, मुनाफा हुआ। उन लोगों ने नए नए आविष्कार किए, ट्रैक्टर को, नए उपकरण यानी कि नए नए चीज़ों को खरीद लिया और उससे खेती प्रारंभ कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, फायदा मिला। और जो छोटे किसान थे तो छोटे किसान को इसका फायदा नहीं मिला। अधिक सिंचाई के कारण क्या हुआ भाई, जो
भूजल स्तर है ना, जो नीचे से पानी निकाल करके हम सिंचाई करते थे नलकूप के द्वारा, ठीक ना, पंपी सेट के द्वारा, तो इतना सिंचाई किया, सब इतना सिंचाई किया ना। अब देखिएगा कई फसल कई प्रकार के आता है। एक पायोनियर का मक्का आता है, तो पायोनियर का जो मक्का आता है वो बोलता है कम से कम हमको 4 गो पानी चाहिए तबे हम 2 गो बाल धरेंगे, ठीक ना, उससे पहले नहीं धरेंगे। तो बाल को धरवाने के लिए वो 4 गो पानी खोजता है। तो अब बताइए जहाँ पे 2 गो पानी में कोई बाल पकड़ लेता है, कहीं 4 गो पानी लगता है, तो 2 गो हम जब उसमें 2 बार जब ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो उसके लिए मेरा ज़्यादा पानी नुकसान हुआ ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही था, नए तकनीकी को डेवलप किया गया था और नए किस्म के बीज को लाया गया था जिसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में पड़ती थी। तो उसी पानी की आवश्यकता को पूर्ति के लिए भूजल स्तर जो था ना, नीचे से पानी ज़्यादा निकाल दिया गया, तो भूजल स्तर क्या हुआ, नीचे चला गया, ठीक ना। काफ़ी गिरावट आई भूस्तर जो जल था, ठीक ना, जिससे पानी की समस्याएं उत्पन्न हो गई, ठीक ना। तो ये इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े तो कुछ सकारात्मक है। तो ये था ओवरऑल हम लोग का हरित क्रांति, ठीक ना। अब देखिए कि आप लोगों से पूछते हैं कि हरित क्रांति में इसमें कहाँ पर ऐसा कोई चीज़ हम बताए हैं जो आपको समझ में नहीं आया है। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, आप कमेंट बॉक्स के जाइए, कमेंट बॉक्स में अगर समझ में अच्छा से आया हुआ है तो कुछ अच्छा लिखिए, अगर नहीं समझ में आए तो बोलिए कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अच्छा कमेंट करते हैं ना और कुछ अच्छा लिखते हैं ना तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। और आपकी मर्जी, जो चाहे वो लिखिए, समझ में आया तो लिखिए, अच्छा लगा समझ में, नहीं आया तो नहीं लिख दीजिए, उससे कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं होने वाली है। तो चलिए उधर देखिएगा, निचवा साइड में दिया होगा, लाल में दिया होगा सब्सक्राइब का एगो बटन दिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, एनर्जी मिलता है, काम करने में मज़ा आता है और इससे भी अच्छा वीडियो आप लोग के लेकर के आएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को और लाइक को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक ना, एनर्जी दुगुना हो जाएगा तो काम करने में भी मज़ा आएगा, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही अच्छा है, इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।